जो ये राजस्थान राइजिंग का जो समिट हुआ है वो मुख्य 14-15 क्षेत्रों पर हुआ है। पहला है एग्री और फूड प्रोसेसिंग, दूसरा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, तीसरा ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, चौथा आईटी एंड आईटीज, पांचवा केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, छठा लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग, सातवां एजुकेशन एंड स्किल, आठवां माइंस एंड मिनरल्स और नौवां है इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और 10वां है रिन्यूएबल एनर्जी जो सबसे ज्यादा है और 11वां है रत्न एंड आभूषण और 12वां है टेक्सटाइल्स और 13वां है ग्लास एंड सेरेमिक्स और पर्यटन का है और एक स्वास्थ्य वाला आया है। तो ये इसमें कुल जो बताया 32 देशों का प्रतिनिधित्व हुआ है। 17 देश तो साझेदारी पार्टनर कंट्री में है और बाकी है जो भाग लेने वाले थे। अब ये है कि जो ब्रह्मांड में जो ये सोलर का ज्यादा दे रहे हैं कि भी 77% इसमें लगेगा, तो उसके लिए क्या यहाँ जो भी ये 15 जो लगाए हैं उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ब्रह्मांड में कोई भी मौजूद सभी तरह की चीजें अपनी गतिविधियों के लिए ऊर्जा पर निर्भर है। इसी प्रकार इस सम्मेलन में जो 15 क्षेत्रों पर केंद्रित रहा है उन सबको चलाने के लिए किसी न किसी रूप में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और ये ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी इस पर भी विचार करना जरूरी है। तो एक IEA मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसके अनुसार दुनिया भर में बिजली उत्पादन में भारत का स्थान तीसरे नंबर पर है। 30 जून 2024 तक भारत में स्थापित बिजली क्षमता 446.18 गीगावाट है और भारत में बिजली उत्पादन के बारे में जानकारी कि भाई कहाँ से बिजली उत्पादन करते हैं, तो भारत में बिजली उत्पादन का करीबन 59% जो होता है वो कोयले आधारित जो हमारा थर्मल पावर है वगैरह है उसे होता है और जल विद्युत योगदान है 17%, प्राकृतिक गैस से 9% है और रिन्यूएबल एनर्जी 12% है और बाकी 3% है। अब ये जो हो रही है कि इतने सारे हम जैसे कोयला है, गैस है, तो दुनिया में कोयला, तेल, गैस अब और कितना बचा है? तो वर्तमान ऊर्जा खपत के अनुसार दुनिया के पास लगभग 133 साल का कोयला बचा है और प्राकृतिक गैस 52 साल के लिए है और तेल 47 ईयर के लिए है। यानी इस शताब्दी के अंत मतलब मध्य तक ये जो हमारा है ये मिलना दुर्लभ हो जाएगा, जबकि 1830 के दशक में के प्रारंभ में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की खोज ने विद्युत शक्ति के सिद्धांत को जन्म दिया जो भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाओं में ऊर्जा के उपयोग का ज्यादा बेहतर तरीका है। अब IEA के अनुसार कोयले की खपत कितनी है? तो उसने बताया कि 2000 के अंदर हमारा 5000 मिलियन टन की खपत थी, 2022 से बढ़कर 8000 मिलियन टन हो गई है। अभी दुनिया के पास में कोयला कितना और है तो उसका ये बताया है कि 1.05 ट्रिलियन टन है। USA के पास 22% है, रूस के पास 15% है, ऑस्ट्रेलिया के पास 14% है, चीन के पास 14% है, भारत के पास 11% है, बाकी देश और है। तो क्या दुनिया के अंदर ऐसे देश भी है जो 100% कोयला मुक्त है? हाँ है, स्वीडन है, पुर्तगाल है, बेल्जियम है, नॉर्वे है, इक्वाडोर है, आइसलैंड है, ट्यूनिसिया है, अंगोला है, इराक है, जैसे कई अन्य देश है जो कोयले से चलने वाले बिजली घर का इस्तेमाल नहीं करते। अब है कि कोयला पर्यावरण और लोगों के लिए हानिकारक क्यों है? तो दुनिया भर में 6500 से ज्यादा कोयला आधारित जो प्लांट लगे हुए हैं। तो कोयला पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन करता है और कोयला जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान देता है और कोयले से जो CO2 निकलती है वो प्राकृतिक गैस जो है उससे ज्यादा निकलती है और कोयले के कारण जो कोयला निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड निकालता है, उससे अम्लीय वर्षा भी होती है
और ये धुआं पैदा करता है जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड करता है और लंग्स के लिए ये मतलब खतरनाक जो नुकसान पहुंचाने वाले कण पैदा करता है। और जो कोयले के आसपास जो निकट रहने वाले लोगों के लिए है उसके लिए बहुत जो सीओपीडी है वो खतरा बढ़ जाता है। अब लास्ट है कि विद्युत शक्ति उत्पादन आज सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा करने वाला स्रोत है। तो विद्युत शक्ति उत्पादन के मानव समाज के सामने बहुत गंभीर समस्या पैदा कर दी है। इससे लाखों सालों से जमा हुई ईंधन के भंडारों को खात्मे के किनारे पर पहुंचा दिया है। पेट्रोलियम पहला ईंधन जो 21वीं सदी के मध्य में दुर्लभ हो जाएगा और प्राकृतिक गैस भी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। जीवाश्म ईंधन की पैदावार, परिवहन और उपयोग हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। समुद्र के किनारे तेल निकालने वाले क्षेत्रों में समुद्र प्रदूषित हो जाता है जिससे जीव जंतु मर रहे हैं। और न्यूक्लियर पावर प्लांट से ताप प्रदूषण और रेडियोधर्मी पैदा होते हैं और ग्रीन हाउस गैस प्रभाव ज्यादा होता है। उससे लगातार हमारा टेम्परेचर बढ़ता है और उससे बर्फ पिघलती है। ध्रुवों पर जो भी ग्लेशियर है वो पिघल जाते हैं। ऊर्जा का कोई भी इस्तेमाल, चाहे उसका स्रोत कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, अधिक गर्मी पैदा करता है। ये गर्मी हमारे ग्रह के पर्यावरण को बदल सकती है। तो फिर हमको क्या करना चाहिए और कैसे किया जाए? तो पहला भाग है कि हमारे बुनियादी असूलों को तय करना चाहिए और उसके सुधारों की प्रक्रिया पर तीनों स्तरों पर यानी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर मार्गदर्शन करना चाहिए। और दूसरा है कि जब लोग जागृत हो जाएंगे और लामबंद हो जाएंगे तो आम लोगों द्वारा यूनो को भी ऊर्जा और बिजली विशेषज्ञों का एक आयोग गठित करने की अपील की जा सकती है जो मौजूदा दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषण पैदा करने वाला मुख्य स्रोत यानी फॉसिल फ्यूल है, कोयला, गैस, तेल इत्यादि की जगह मतलब जो पुनः बहाली वाले स्रोत जैसे सोलर है, हाइड्रो या विंड है, बायोमास है से बिजली पैदा करने की उचित तकनीक के बारे में सुझाव दे जो पर्यावरण और मानव हितैषी वो जो आयोग होगा वो करेगा। अभी हालांकि जो सोलर प्लांट की बात करते हैं तो सोलर प्लांट भी ये हमारे प्रदूषण फैलाता है क्योंकि सोलर पैनल जो बनाते हैं उसमें केडीएम होता है, शीशा होता है जो जहरीले धुआं को धरती से निकलता है, उससे भूमि और जल प्रदूषण होता है। सोलर पैनल बनाने की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। और केडीएम और कैंसरकारी पदार्थ है, इसे मिट्टी पानी में जाने से रोकना के लिए जो भी ठीक करना चाहिए। सोलर पैनलों के आसपास की हवा गर्म होती है और सोलर पैनल की उम्र सिर्फ 25 से 30 साल होती है। कैडमियम हाँ, कैडमियम है। सोलर ऊर्जा के पैनल लगाने के लिए 1 मेगावाट के लिए 5 एकड़ की जमीन जरूरत पड़ेगी और 125 गीगावाट के लिए 2.5 to 9 लाख हेक्टेयर की जमीन जरूरत पड़ेगी। अब मैं यूएनईपी की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 24 अक्टूबर 2024 की है, वो उत्तर अंतर रिपोर्ट 2024 की है। उन्होंने दिया है कि जलवायु प्रभाव वैश्विक स्तर पर तीव्र होता जा रहा है तथा औसतन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, यानी अब और गर्म नहीं। दूसरा है, रिपोर्ट में उस बात पर विचार किया गया है कि देशों की ग्रीन हाउस गैसों की में कटौती करने का कितना वादा करना चाहिए देशों को, जिससे COP30 से पहले 2025 की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 1.5 डिग्री टेम्परेचर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों का जो इमिशन है वो 42% और 2035 तक 57% की कटौती आ सकता है। ग्रीन हाउस गैस की कटौती की विफलता से इस सदी के दौरान दुनिया का तापक्रम 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड से 3.1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की राह पर चला जाएगा। ये हमारे ग्रह का भविष्य दांव पर है और कार्रवाई करने का समय तेजी से खत्म हो रहा है। वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री टेम्परेचर तक सीमित करना है या
2 डिग्री के अनुकूल होने के लिए संघर्ष करना है, या 2.6 डिग्री और उससे आगे के विनाशकारी परिणाम का सामना करना है। ये हमारी सामूहिक कार्रवाई के आधार पर जो तीनों संभावित भविष्य है उस पर निर्भर करेगा। दुनिया के कुछ हिस्से जल रहे हैं, जैसे भी बताया कि जो अमेरिका में है, जो लॉस एंजलिस में है, जो कैलिफोर्निया में है, वहाँ कितने हैं, 10 मतलब कितने हजारों घर जल गए हैं, कितने लोग विस्थापित हो गए, 11 लोग मर गए हैं, लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं, बेघर बार हो गए हैं। उसे निपटने के लिए कुछ उसे डूब रहे हैं और हर जगह लोग उसे निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कई मामलों में जीवित रहने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, खास करके सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोग। त्रासदी और बढ़ती जलवायु चिंता की पृष्ठभूमि के खिलाफ देश 2025 के शुरुआती नई जलवायु प्रतिक्रिया तैयार करें। और कुछ है कि वैश्विक तापमान जो 29 अक्टूबर 2024 की है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री टेम्परेचर नीचे रखना मुश्किल रहेगा। ऐसा लग रहा है कि अगर तुरंत कठोर कदम नहीं उठाए गए तो 2 डिग्री टेम्परेचर की सीमा भी जल्दी खतरे में पड़ जाएगी। 7 मई और 22 मई 2024 का रिपोर्ट है कि CO2 का वायुमंडल में स्तर जो 427 ppm हो गया है, रिकॉर्ड उस स्तर पर पहुंच गया है, जबकि वायुमंडल में CO2 का स्तर 350 ppm सुरक्षित माना गया है और CO2 का लेवल वायुमंडल में 450 ppm 2035 तक पहुंच जाएगा तथा तापमान की वृद्धि 2 डिग्री के ऊपर पहुंच जाएगी और वो वापस कभी नीचे नहीं आ सकती। यही इमिशन ये इमिशन ग्रीन हाउस गैसों का रहा तो 2050 तक 550 ppm तक पहुंच सकता है, जो मतलब लोगों के लिए मरने के लिए रहना पड़ेगा। धन्यवाद।